आज सदन में तकरार और हंगामा जोरदार की। जी हां, दरअसल आपको बताते चलें कि सवाल करने में ही नहीं, जवाब सुनने में भी सब्र की जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ असहज करने के लिए सवाल दागकर पल्ला झाड़ लिया जाए। बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दरमियान कांग्रेस विधायक ने जब सड़क निर्माण से संबंधित एक सवाल पूछा तो डिप्टी सीएम का जवाब कांग्रेस विधायकों को आक्रोशित कर गया। इससे पहले नशाखोरी और हुक्का बार पर भी खूब बवाल हुआ। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान तीखी नोकझोंक, पक्ष विपक्ष आमने सामने। पंगा लिया है तो भुगतो। क्या ये सही है कि लेपर्ड और अन्य वन्य जीवों की लगातार आबादी क्षेत्र में घुसने की घटनाएं हो रही है, परंतु आज तक कोई एकल हेल्पलाइन नहीं है जहां लोग तुरंत मदद मांग सकें। नतीजा ये होता है कि सूचना देर से पहुंचती है, भीड़ पहले जुट जाती है और इंसान वन्य जीव का सामना संघर्ष में बदल जाता है। विधानसभा में बुधवार को हुक्का बार, सड़कों की स्थिति और जयपुर में लेपर्ड के बढ़ते मूवमेंट जैसे मुद्दों को लेकर सदन का माहौल काफी गर्म रहा। प्रश्नकाल और पूरक सवालों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। हुक्का बार से जुड़े सवाल पर उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के पूरक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस शासन और बीजेपी शासन में हुई कार्रवाइयों की तुलना कर दी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। हमने सभी प्रकार के मादक पदार्थों, हुक्का बार आदि पर रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्सों का गठन करके पूरे राजस्थान में से नशा खत्म हो, इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी। जवाहर सिंह बेढम की तुलना पर कांग्रेस विधायकों की कड़ी आपत्ति आई। इसके बाद सदन में शोर शराबा बढ़ गया। विधानसभा में सड़कों की स्थिति को लेकर भी जोरदार बहस हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो 5-5 करोड़ की जो सड़कें विभाग के प्रस्ताव जो मैंने भेजे थे विभाग को, उसमें मैंने ये स्पष्ट लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा करी है कि केवल विधायकों से सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएंगे, जिसके प्रस्ताव की प्रतिलिपि आपने मुझे उत्तर में भी भेजी है। मगर सदन के नेता वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में की गई घोषणा की पालना न करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। कुछ आंकड़े मैं भी रखूं, माननीय अध्यक्ष जी अगर आप अनुमति दें तो, पिछली सरकार की तुलना और हमारी सरकार, क्योंकि सड़कों में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्यों? आईना देखना, आईना आपको देखना चाहिए, आपने कितना हमारी मैंने कहा आंकड़े, मैंने ये नहीं बताया कि आपने कितना काम नहीं किया पिछले 5 सालों में। प्रश्नकाल में जयपुर शहर की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम मुद्दा भी उठा। रिहायशी इलाकों में लेपर्ड और दूसरे वन्य जीवों की बढ़ती आवाजाही को लेकर विधायक कालीचरण सराफ ने अपनी ही सरकार से जवाब मांगा। सराफ ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में वन्य जीवों की मूवमेंट और इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए कोई एकल हेल्पलाइन मौजूद नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या राजस्थान में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर इमरजेंसी ब्रेकर सिस्टम और स्पष्ट प्रोटोकॉल लागू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि आवासीय इलाकों में लेपर्ड के घुसने के करीब 1 से 2 घंटे बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, तब तक लोगों की जान अटकी रहती है। सूचना की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लोग पहले पुलिस कंट्रोल रूम या जिला प्रशासन को फोन करते हैं, फिर वहां से सूचना वन विभाग तक जाती है। इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो यदि हाँ, तो क्या विभाग 16 नंबर की तर्ज पर 24 घंटे सक्रिय वन्य जीव हेल्पलाइन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? विधायक के सवाल पर वन मंत्री संजय शर्मा ने सदन में जवाब देते हुए माना कि प्रदेश में वन्य जीवों और आमजन के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। वन मंत्री ने बताया कि वन्य जीव संबंधी समस्याओं की सूचना के लिए 1926 हेल्पलाइन पर काम प्रगति पर है, जिसे 1 महीने के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। वन मंत्री ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है। वन विभाग इन मॉडलों के आधार पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करेगा, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष के भीतर लागू करने का प्रयास किया जाएगा। वन्य जीव आबादी क्षेत्र में आने के बाद या तो पुलिस थाने में सूचना दी जाती है या 100 नंबर पर सूचना करके वन विभाग को सूचना आज तक प्राप्त होती थी। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि वन एवं वन्य जीव संबंधी समस्याओं को विभाग को सूचित करने के लिए विभाग द्वारा एक प्रत्यक्ष हेल्पलाइन नंबर 1926 स्थापित किए जाने का कार्य प्रगतिरत है। और माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि इस हेल्पलाइन को 1 माह के अंदर अंदर चालू कर दिया जाएगा।
दरअसल गुलाबी शहर जयपुर सहित राजस्थान के कई शहरी इलाकों में आए दिन लेपर्ड रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। ऐसे में सरकार के जवाब के बाद अब निगाहें इस बात पर हैं कि 1926 हेल्पलाइन और प्रस्तावित एसओपी जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी और कितने प्रभावी तरीके से लागू होती है, क्योंकि सवाल सीधे जयपुर सहित राज्य भर के शहरी और रिहायशी इलाकों में रहने वाले आम जन की सुरक्षा से जुड़ा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। वहीं शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों के नाम और जरूरतमंदों के वंचित रहने का मुद्दा उठाया और बाड़मेर जिले में हटाए गए परिवारों की संख्या, पीडीएस की गुणवत्ता और वंचित पात्रों के नए सर्वे की मांग की। भाटी के बयान पर पलटवार करते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारे ने बताया कि 54.5 लाख लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटवाए, जबकि 2 साल में 73.5 यानी कि 73.5 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए। फिलहाल 11 लाख रिक्त स्थान है और 50,000 नए आवेदनों पर प्रक्रिया जारी है। कि खाद्य आपूर्ति किसके लिए है? हमारे सोसाइटी में वो निचले तबके का वंचित शोषित व्यक्ति जिसके पास 2 समय का भोजन नहीं है, वो कोई भूख से यहाँ पे परेशान ना हो, उनको खाद्य मिले, उनको 2 समय की रोटी मिले, उसके लिए खाद्य आपूर्ति जैसा ये बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। अमूमन बहुत कम चर्चा होती है, पर हमने ये बात इसलिए रखी क्योंकि वो तमाम लोग जिनका नाम आज के समय में खाद्य सुरक्षा में जुड़ा नहीं है, वो वंचित ना रहे। हकीकत ये है कि हर गांव में जो प्रभावशाली होता है उनके नाम तो इनमें होते हैं, पर जो वाकई जो जरूरतमंद होता है उसकी कोई बात नहीं करता। 1 नवंबर 2024 से लगातार चलते 15वां महीना और आज दिनांक तक 73 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए और गिवअप में 53,51,000 लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से छोड़ा गया है। और ये 26 जनवरी पिछले वर्ष से जब ये पोर्टल शुरू किया गया तो आज दिनांक तक 73.5 लाख जो मैंने बताया नए लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं। उधर राजस्थान को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस मीटिंग में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में मनरेगा और पंचायत चुनाव के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही संगठनात्मक हालात, जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आंतरिक समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बात करते हैं। सर, बैठक हुई, आप लोगों की किन मसलों पर चर्चा हुई? देखिए, संगठन के बारे में उन्होंने फीडबैक लिया तो हमने बताया कि हमने बीएलए भी बनाए, बूथ की वर्किंग कमेटी भी बनाई, हमने मंडल की वर्किंग कमेटी भी बनाई, ब्लॉक की बनाई, डिस्ट्रिक्ट की बनाई और अभी 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे घोषणा होनी बाकी है और 15 दिन के अंदर हम उन डिस्ट्रिक्ट की भी वर्किंग कमेटी बना देंगे। और नीचे के लेवल पर हम लोग ग्रास रूट से लेकर के जो मनरेगा का कार्यक्रम है उसको भी हमने पूरी तरीके से किया। एसआईआर में विशेष रूप से बीएलए हमने अपॉइंट कर दिए थे, इसलिए वो जो बेईमानी आखिरी के 3 दिन में उन्होंने 13, 14, 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हजार वोट काटने के जो आवेदन दिए थे वो हमने ऑनलाइन नहीं होने दिए, उनको बचाया। और अभी पंचायत राज के चुनाव हैं, उसके बारे में हमने फीडबैक दिया कि किस तरीके से हम पंचायत राज के चुनाव करवाने जा रहे हैं। तो मार्च और अप्रैल में पंचायत राज के चुनाव हैं। राहुल जी ने हमें कहा है कि 3 महीने का आप आगे 3 महीने बाद में प्रोग्राम। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान नेता विपक्ष टीकाराम जूली से बात करते हैं। आप लोगों की बैठक हुई है सर, किन के मसलों पर चर्चा हुई? देखिए, राजस्थान के जो भी इश्यूज थे, राजस्थान में किस प्रकार से काम चल रहा है वो सारे समीक्षा हुई है, सभी लीडर से बातचीत हुई है, सुझाव मांगे गए हैं और विशेष रूप से संगठन ने जो अच्छा काम किया है, विधानसभा में जो हमारे एमएलए ने अच्छा काम किया है, उन सब के लिए मैं समझता हूँ आला कमान संतुष्ट है। हमारा पूरे देश के अंदर सबसे बेस्ट काम बीएलए का, बूथ का, वो सब है। एसआईआर का भी जो हमने इनकी चोरी पकड़ी है, जो सवाल, थमेगी यूजीसी पर लड़ाई? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर 19 मार्च तक रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान में शहर से गांव तक विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी पर रिपोर्ट।
यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। नए नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका। नए फैसले तक लागू रहेंगे 2012 के नियम। तेरह जनवरी 2026 से उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हुआ यूजीसी एक्ट 2026 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोक दिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से कई अहम सवाल पूछे। साथ ही सॉलिसिटर जनरल को प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति गठित करने पर विचार का निर्देश भी दिया। देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। जो पूर्व में मैटर चल रहा था उससे इस मामले को कनेक्ट किया है, तय किया है, सब साथ में सुने जाएंगे और फिर 19 मार्च को देखा जाएगा जब केंद्र सरकार का जवाब आ जाएगा कि किस तरह से मामला आगे रूप लेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता और एकता सबसे अहम है। हमें आजादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम आज भी जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो समानता के अधिकार के पहलू पर गंभीरता से विचार कर रहा है और यह देखा जाएगा कि यह नियम संवैधानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। सीजीआई ने कहा कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं और विश्वविद्यालयों में छात्र साथ पढ़ते और रहते हैं। ऐसे में स्कूल और कॉलेजों को अलग थलग नहीं रखा जा सकता। सीजीआई ने सवाल उठाया कि क्या सामान्य वर्ग को इस नियम में कवर नहीं किया गया है। सीजीआई ने यह भी पूछा कि क्या रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी। साथ ही पूछा कि अगर एससी समुदाय के भीतर ही एक समूह दूसरे का अपमान करे तो कोई उपाय है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि यूजीसी रेगुलेशंस का सेक्शन 3C संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित कर दिया गया है। नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अभी भी जारी है। कोटा, सीकर, बारा और नागौर में यूजीसी का विरोध देखने को मिला। शहर से लेकर गांव तक सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के नए नियमों के विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस सरकार द्वारा जो ये कानून लाया गया है इसको सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन को ही गलत माना है और इसलिए हम भी इसका विरोध करते हैं और आंदोलन बंद नहीं होएगा। इस देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहने वाला वर्ग है तो सामान्य वर्ग ही है। आज भारत माता की जय बोलने वाला वर्ग है तो यही वर्ग है। हम चाहते हैं देश की एकता, अखंडता और समरसता बनी रहे। हम वो लोग हैं सवर्ण समाज जो इस भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी इस रीढ़ की हड्डी को काला कानून लाकर तोड़ने का काम करेगी तो इस भारतीय जनता पार्टी को वो दिन भी वापस देखने पड़ जाएंगे जिस समय इनके एक-एक, दो-दो एमपी आया करते थे। यूजीसी कानून लागू होने से स्वर्ण कास्ट के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, इसलिए हम सबकी मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए। अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इधर यूजीसी के नए नियम को लेकर प्रदेश के नेताओं ने रिएक्शन देने भी शुरू कर दिए हैं। आरएलपी चीफ और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को यूजीसी की नई गाइडलाइन के मसले पर बैकफुट पर नहीं आना चाहिए। वहीं विधायक रविंद्र भाटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कई लोगों के मन के अंदर ये होता है जैसे ही एससी एसटी के साथ ओबीसी नाम आता है वो डर जाते हैं कि एससी एसटी ओबीसी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार ने जो रूल सरकार लेके आई और यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दी, रूल बनाया, तो यूजीसी ने जब रूल बनाया तो सरकार की जानकारी के अंदर ये था और जानकारी में था तो अब सरकार बेक नहीं हो सकती। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर एक लाइन ये भी डालनी चाहिए कि एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ प्रत्येक छात्र चाहे उसकी कोई भी जाति हो अगर उसको अपमानित किया गया, उसकी रैगिंग हुई या दूसरा हो तो उन जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, यूजीसी के बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा, बहुत बड़ी बहस छिड़ी है। निश्चित रूप से पुनर्विचार होना चाहिए और सभी के हितों को। देखिए, मैं विश्वविद्यालय से आया हूँ, मैं छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत की है। मैं बतौर छात्र संघ अध्यक्ष मैंने काम किया है, मुझे काम करने का मौका देवतुल्य जनता ने, उन युवा साथियों ने दिया। हम सभी भाई की तरह रहते हैं, हमेशा से एक जो भाईचारा है वो बना रहा है। इस भाईचारे को, इस तारतम्य को तोड़ना कतई उचित नहीं है। निश्चित रूप से इस पे विचार किया जाना चाहिए था। जो स्टे हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी पॉलिसी आएगी सबके हित के लिए आएगी।
सुप्रीम कोर्ट की रोक से भले ही विरोध कर रहे संगठनों को अस्थायी राहत मिली हो, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या केंद्र सरकार इन नियमों में बदलाव करेगी या आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए अब खबर टोंक जिले के उनियारा से है, जहां कोटड़ी मोड़ पर नरेश मीणा कल सभा करने जा रहे हैं, जिसमें समरावता हत्या अग्निकांड में पीड़ितों को न्याय दिलाने, फसल बीमा योजना में किसानों को बीमा राशि दिलाने समेत स्थानीय समस्याओं का समाधान करने की मांग करेंगे। नरेश मीणा ने जिला प्रशासन से बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की जानकारी दी। नरेश मीणा ने कहा कि समरावता मामले में मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, समझौते के अनुसार सभी पीड़ितों को मुआवजा दिलाने, निर्दोष लोगों पर मुकदमा वापस लेने और नगर फोर्ट थाने में दर्ज 3 मामले समाप्त करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला और केस भी खत्म नहीं हुए। हमारी जिला कलेक्टर टोंक, जिला एसपी टोंक, एडिशनल एसपी टोंक और एडीएम टोंक से भी 2 घंटे हमारी वार्तालाप हुई। हमने एक एक मुद्दे पर उनसे गंभीरता से बात की। कुछ मुद्दे ऐसे थे जो जिला प्रशासन के लेवल के थे, उन पर हमारी बात हुई, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो समरावता को लेकर, फसल बीमा को लेकर, जो स्टेट और राजस्थान सरकार लेवल के थे, उन पर भी हमारी बात हुई है। मैंने कल तक का सरकार को और जिला प्रशासन को समय दिया है। कल हमारा उनियारा में सोप थाने के पास में एक कोटड़ी मोड़ चौराया है, वहां हम इस जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये सरकार के खिलाफ हमारा ऐलान जंग होगा, जो कि किसानों के लिए, आमजन के लिए होगा। कल 12 बजे कोटड़ी मोड़ चौराहे पर हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर एक जनसभा करेंगे, और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, जिला प्रशासन ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो हम उसके बाद राजधानी जयपुर की तरफ कूच करेंगे। नरेश मीणा जी आज यहाँ पर अपने एडवोकेट के साथ उपस्थित हुए थे, और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें पुलिस अधिकारी एसपी साहब और उनकी उपस्थिति में हमसे चर्चा की है। उनके कुछ मुद्दे हैं जो पूर्व में जो भी लॉ एंड ऑर्डर हुआ था, उसके बाद कुछ मुकदमे प्रशासन की तरफ से दर्ज हुए, कुछ पुलिस की तरफ से, कुछ व्यक्तिगत अधिकारियों की तरफ से दर्ज हुए, कुछ इन्होंने इस्तगासे कर रखे हैं, जनता ने भी कुछ इस्तगासे कर रखे हैं। तो उन मुकदमों की जो स्थिति है वर्तमान में, और उसके बारे में चर्चा हुई कि आज की तारीख में उनकी क्या अपडेट है। इसके अलावा उस समय कुछ निर्णय भी हुए थे कि जो मुकदमों में जो मुलजिम बनाए गए उनको कुछ भुगतान हमें करना था। वो कुछ बजट स्टेट से प्राप्त हुआ था, सैंक्शंस भी हमारे यहाँ से इशू हुई थी, तो उसमें कितनों को भुगतान हो गया, कितनों को नहीं हुआ, नहीं होने के वो कारण जानना चाह रहे थे कि क्यों भुगतान नहीं हुआ है। चलिए टोक्यो उनियारा से बड़ी खबर मिल रही है। नरेश मीणा का अशोक चांदना पर पलटवार सामने आया है। रोजड़ा और गेंद बनाने वाले बयान पर नरेश मीणा बोले हैं, ऐसे बयान देने वाले बौखलाए हुए हैं। रोजड़ा कहने वालों को ताकत का पता चल जाएगा। चांदना ने समय आने पर गेंद बना देंगे की बात कही थी, जिस पर अशोक चांदना ने जो बात कही थी गेंद बनाने वाले, उसी पर नरेश मीणा का पलटवार। आप लोगों की कृपा आशीर्वाद से तीसरी बार ये कौन है जो उन्होंने जिनको रोजड़ा कहा है, वो रोजड़े अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या लगता है आप पे इशारा था उनका कहीं? हाँ बिल्कुल मेरी तरफ इशारा था, या और नेताओं की तरफ भी? प्रभुलाल जी सैनी, प्रहलाद जी गुंजल, धीरज जी गुजर, नरेश मीणा भी था। बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, कहते हैं लोग कि मैनेजमेंट से चुनाव जीतते हैं। आप अगर अशोक जी चांदना अगर मैनेजमेंट से चुनाव जीतते, अगर वो चुनावी मैनेजमेंट के कलाकार होते, तो मैं जानना चाहता हूं कि हिंडोली में सीपी जोशी लोकसभा चुनाव में क्यों आ रहा।
क्या उस समय भी उन्होंने सेटिंग कर ली थी बीजेपी वालों से?